चलिए, तो कल हमने पढ़ा दी थी फोर्स की डेफिनेशन, तो एक बार फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, applied force is proportional to rate of change of momentum, F is proportional to dp by dt, F is proportional to ma, F is equals to kma. The unit of m, a and F are so chosen that the proportionality constant k equals to 1. Okay, अगर k equals to 1, अगर हम सपोज m equals to 1, a equals to 1, F equal to 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, और k की वैल्यू 1 पुट करने पर हमारे पास आ गया F equal to ma. So above equation can be written as to measure the force in scalar form F equal to ma. Okay, और 1 unit force को define कर सकते हैं 1 unit mass multiplied by 1 unit acceleration. So hence a unit force may be defined as the force which can produce unit acceleration in the body of unit mass. Clearly 1 Newton is that force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 kilogram. Done. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, राइट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। पढ़िए। Force is the product of mass, scalar and acceleration vector, so it's a vector quantity. The direction of force F vector is the same as that of acceleration. डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स इज mlt minus 2. ठीक है ना, तो देखिए सर अभी तो अपन ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि स्केलर और वेक्टर का स्केलर वेक्टर को वेक्टर वो डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या है, दिस इज F इक्वल टू m इंटू a, दिस इज द स्केलर मल्टीप्लायर ऑफ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर का। और मैंने आपको याद करो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने पढ़ाया था कि अगर आपके पास कोई a वेक्टर है और इस a वेक्टर में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नया वेक्टर जो आएगा वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ a। तो ये एक्सेलरेशन का m टाइम्स हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का क्या रहा है m टाइम्स, तो आएगा तो वेक्टर ही आएगा ना, बस m गुना होकर के आएगा। मतलब क्या महसूस कर सकते हैं कि जो मास होता है वो एक्सेलरेशन को वजन प्रदान करता है, दम प्रदान करता है। मास जो होता है एक्सेलरेशन को क्या प्रदान करता है, दम, इसका मल्टीप्लाई करता है जैसे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला, नेम एंड डिफाइन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज भी करता है। नेम एंड डिफाइन द वेरियस एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखिए फोर्स की हम यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो फोर्स की जो यूनिट है, एक यूनिट होती है SI और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल और एक होती है CGS। तो फोर्स की 3 यूनिट पढ़नी है अपन को, एक पढ़नी है SI, एक पढ़नी है CGS और एक पढ़नी है ग्रेविटेशनल यूनिट। समझ गए ना। तो SI यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। CGS यूनिट होती है डाइन और ग्रेविटेशनल यूनिट होती है KGF। क्या होती है, KGF। एक पिक्चर आई थी ना KGF, KGF पिक्चर आई थी ना। अच्छा, किलोग्राम फोर्स है यहाँ पे। चलिए तो पढ़िए, नेम एंड डिफाइन। नेम एंड डिफाइन वेरियस एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, हाउ आर दीज यूनिट रिलेटेड टू ईच अदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सन लगा है मतलब इंपॉर्टेंट। हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, इनके रिलेशन पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कभी कभी। पढ़िए, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ यूनिट एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। हाँ, इन SI the absolute unit of force is Newton. 1 Newton is defined as that much force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. हाँ, 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट करने वाला जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन। नेक्स्ट पढ़िए, CGS सिस्टम। In CGS system the absolute unit of force is dyne. 1 dyne is that much force which produces an acceleration of 1 centimeter per square per second square in a body of mass 1 gram. 1 dyne equals to 1 gram into 1 centimeter per second square is equals to 1 gram centimeter 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वही फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को ले लिया 1 ग्राम और एक्सेलरेशन को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। When 1 centimeter second square of acceleration applied on 1 gram of body. हाँ, तो बनेगा आपका फोर्स बनेगा 1 डाइन। नेक्स्ट आती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट में भी SI है और ग्रेविटेशनल यूनिट में भी CGS है। तो SI में क्या होता है KGF। ओके, इसको बोलते हैं किलोग्राम पर किलोग्राम फोर्स, ठीक है ना, KGF। ठीक है, सो 1 KGF इक्वल्स टू होता है 9.8 न्यूटन। मतलब KGF जो होती है बड़ी यूनिट होती है, KGF न्यूटन से बड़ी होती है एंड 1 KGF नियरली किसके इक्वल होता है, 10 न्यूटन के इक्वल। तो सर हम उसी में उसको डिनोट क्यों नहीं करते, न्यूटन में क्यों करते हैं? न्यूटन में अगर एक्सप्रेस करना हो तो
1 kgf अगर न्यूटन में आपको एक्सप्रेस करना जैसे ग्रेविटी के आंसर्स आए, जैसे हम निकाले G बराबर इतना, वो होता है ना m1 m2, तो करते तो है न्यूटन में, एक्सप्रेस करेंगे ना हम लोग। केजीएफ में तो बहुत ही कम क्वेश्चंस हमारे पास हैं, हम लोग सारे क्वेश्चंस न्यूटन में ही करते न्यूटन में हैं। ही देते जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास देखिए वेट फोर्स, आपको जमीन जैसे खींचती है, आपको जमीन जो खींचती है वो, जैसे मान लीजिए आपका मास है m, क्या है आपका मास m मास है आपका किलोग्राम, तो आप पर लगने वाला फोर्स कितना होता है? आप पर लगने वाला फोर्स होता है m इंटू जी, m इंटू जी। तो ये g का मल्टीप्लाई क्या था? ये 9.8 का ही तो मल्टीप्लाई था। तो g के मल्टीप्लाई करने से जो आपका आंसर बना वो किस में आएगा? न्यूटन में। किसमें आएगा? न्यूटन में। ठीक है ना। अदरवाइज आपको बोले कि आपका वेट कितना है, तो लोग बोलते भले कि हमारा वेट 50 किलोग्राम है, बट गलत बोलते हैं। आप अपना बोलिए मेरा वेट है 50 किलोग्राम फोर्स केजीएफ, क्योंकि वेट पूछ रहे हैं और वेट एक फोर्स होता है। वेट एक क्या होता है? और किलोग्राम तो मास होता है। तो भैया अपना मास क्यों बता रहे हो? आप तो वेट बताओ ना, आपसे वेट पूछा जा रहा है। तो जो जितने लोग बोलते हैं 50 किलोग्राम, तो उनका बोलना तब सही है जब वो फिजिक्स नहीं पढ़े हैं। बट अगर फिजिक्स के टीचर और फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो अपना वेट कितना आएगा? जैसे मेरा वेट है 70 केजी एफ, 70 केजी एफ। समझ में आया? हाँ। अगर न्यूटन में बदलना है तो 1 केजी एफ इक्वल टू कितना? 9.8 न्यूटन। इसको मैं 10 मान लेता हूँ, 70 मल्टीप्लाई बाई 10 न्यूटन, आंसर कितना? 700 न्यूटन। मतलब मैं अर्थ के सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगा रहा हूँ? 700 न्यूटन। या अगर मुझे वेट मशीन पे खड़े हैं, हाँ, और 50 केजी हमारा वजन, ना 50 केजी वजन नहीं है, 50 केजी मास है, 50 केजी एफ आपका वजन है। उसके बाद फोर्स कितना देंगे हम? 50 केजी है, 50 केजी है, 500 न्यूटन। मतलब नीचे जो अर्थ में हम फोर्स देंगे वो भी इतना ही देंगे। यस, इतना ही देंगे। वही तो वेट है आपका। व्हाट इज वेट? डेफिनेशन ऑफ वेट क्या है? द फोर्स बाय विच अर्थ पुल यू। आपका वो फोर्स जिससे अर्थ आपको पुल करती है, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू W इक्वल टू mg, पढ़ा होगा आपने। उसी के कारण हम खड़े हो पाते हैं ना। एग्जैक्टली जितना फोर्स आपको नीचे मिलता है उतना फोर्स सरफेस आपको ऊपर लगाती है। इसी के इक्वल एंड अपोजिट, इसी की वजह से खड़े हो पाते हो। ठीक है ना। पानी में डूब जाते हो क्योंकि आपका ज्यादा होता है, पानी का रिएक्शन कम होता है। पढ़ेंगे थर्ड लॉ में आएगा, पढ़िए इन सीजीएस, पढ़िए इन एसआई। In SI, the gravitational unit of force is kilogram weight, kg WG. हाँ, kg weight और kilogram force. It is defined as that much force which produces an acceleration of 9.80 meter per second square in a body of mass 1 kg. ठीक है ना। इट इज, ये याद रखिएगा, इट इज डिफाइंड एज दैट मच फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन सीजीएस सिस्टम, the gravitational unit of force is gram weight or gram force. It is defined as the force which produces an acceleration of 980 centimeters square per second square in a body of mass 1 gram. हाँ, ठीक ना। तो ग्राम वेट या ग्राम फोर्स क्या होता है? ग्राम वेट या ग्राम फोर्स वो फोर्स होता है जो 1 ग्राम की बॉडी पर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न कर दे, क्रिएट कर दे, तो वो फोर्स कहलाएगा ग्राम फोर्स। डन। ये जो नोट्स भेज रहा हूँ इसके नोट्स जरूर बनाइए। हाँ सर, आज बना लूंगा। कल वाले अपने बनाए नहीं होंगे, कल भी मैंने भेजे थे, वो जो कल पढ़ाया था। यस। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ डाइन्स इन 1 न्यूटन। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा 1 मार्क्स का श्योर, बहुत ज्यादा आया है। फाइंड द नंबर ऑफ डाइन्स इन 1 न्यूटन। मतलब 1 न्यूटन क्या है भाई? अपने पास ऐसा ही है। और 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। और सेकंड तो सेकंड ही है, उसको क्यों नहीं लिया सेकंड? सीजीएस में भी सेकंड होता है और एसआई में भी सेकंड होता है, कन्वर्ट करने ही पड़ेगा, सेम है। तो कितना हो गया? 3 जीरो ये 2 जीरो ये, तो कितना हो गया? 10 की पावर 5 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो गया भाई? 10 की पावर 5 न्यूटन। डन, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन कंपोनेंट फॉर्म। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमें कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था भाई? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये था कि F इज इक्वल टू dp बाई dt, F वेक्टर इक्वल टू dp बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स था प्रोपोर्शनल, बट k की वैल्यू 1 आ गई थी तो इक्वल कर दिया था, है ना।
था प्रोपोर्शनल इनिशियली, बट F इक्वल टू dp बाई dt, और ये बन गया था ma, बिकॉज कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई थी, बन गई थी ना। अब चलिए F क्या है, F की जगह ma रख दिया ना सर, F की जगह में रख दिया, dp बाई dt को सॉल्व किया था तो ma आ गया, है ना। क्लियर हुआ ना। कल भी बताया था, ये क्वालिटेटिव और ये वाला क्वांटिटेटिव, इससे कैलकुलेट होता है ना। और ये इसका नेचर बताता है, ये क्या बताता है, इसका नेचर, ठीक है ना। जैसे क्वालिटेटिव मतलब मैंने कहा आर्यन को बहुत गुस्सा आता है, उससे दूर रहना, ये हो गया क्वालिटेटिव, ये तुम्हें गुस्सा आता है। और क्वांटिटेटिव में मैंने कहा पिछले बार आर्यन की लड़ाई हुई थी तो उसने सामने वाले को 10 घूंसे मारे थे, तो 10 घूंसे क्वांटिटी झलकती है ना, तो ये क्वांटिटेटिव हो गया। तो फिजिक्स में दो चीजें होती हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, समझ गया ना। अब जैसे इनर्शिया, इनर्शिया इनर्शिया पूर्ण रूप से क्वालिटेटिव है। क्या है इनर्शिया, क्वालिटेटिव, पूरे तरीके से क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है ही नहीं है, क्योंकि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया नेचर होता है। क्या होता है, नेचर। भाई सामने वाले को बहुत आलस आता है, अब कितना आलस आता है ये नहीं बता सकते, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट, एक्सप्रेस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन कंपोनेंट फॉर्म। तो भैया तीन चीजें यूज होनी है, एक फोर्स यूज होना है, एक मोमेंटम यूज होना है, और एक एक्सेलेरेशन। तो फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में रिजॉल्व कर लो, वही एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। मोमेंटम को भी कर लिया और इसको भी कर लिया। चलिए F इक्वल टू dp बाई मास क्यों नहीं यूज किया, मास वेक्टर होता ही नहीं है, मास स्केलर होता तो उसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे, समझ गए ना। चीजें उसमें वेक्टर थी वो सब जो वेक्टर है उसको कर लिया। तो F इज इक्वल टू dp बाई dt इक्वल टू ma, तो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप इक्वल टू डी बाई डी टी, पी को कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, और इक्वल टू एम मल्टीप्लाई में, मास तो है ही कंपोनेंट, एक्सेलरेशन को लिख दिया। अब ब्रेक कर दो, तो देखो एफ एक्स आई कैप किसके इक्वल आएगा, एम एक्स आई कैप के इक्वल। अरे कंपेयर करो, यहाँ एफ एक्स आई कैप है और यहाँ पे क्या है, एम एक्स एम ए एक्स आई कैप, यानी कि एफ एक्स आई कैप इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स आई कैप। बोलो यस और नो। मतलब फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, एम ए एक्स। फोर्स का जो y कंपोनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, MAy। और फोर्स का z कंपोनेंट जो निकलेगा वो क्या होगा, MAz। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, तो कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर देना, dp बाई dt कर देना, तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द अबव थ्री इक्वेशन एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन कंपोनेंट फॉर्म। तीनों को मिला करके जब लिखोगे तो ये तीनों को मिला जुले रूप में कहोगे, दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Significance of component form, पढ़िए significance क्या है component form? Significance of component form. The component form of Newton's second law indicates that if the applied force makes some angle with the velocity of the body, it changes only the component of velocity along the direction of the force. yes, देखिए फोर्स का x कंपोनेंट केवल x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, फोर्स का y कंपोनेंट केवल y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और फोर्स का z कंपोनेंट केवल किसमें, z डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। मतलब अगर आपने कोई ऐसा फोर्स लगाया है जिसके कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन में x, y और z में टूट रहे हैं, तो अपने अपने कंपोनेंट अपने अपने डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, समझ में आया ना। तो ये देखो, ये Fx है, फोर्स का x कंपोनेंट किधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, x में, Fy किधर, y में, Fz किधर, z में। आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ एन अननोन फोर्स कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कॉइल्ड स्प्रिंग। मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि वो जो होता है, आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा है, कबाड़ी लोग लेकर के चलते हैं, कबाड़ नापने वाले, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग हुआ करती है और यहाँ पे एक ऐसा कुछ रहा करता है, और जैसे इसके ऊपर वजन नापते हैं वो स्ट्रेच हो जाता है, तो वो स्ट्रेच होकर के वो जो है ये नीचे आ जाता है, यस और नो। और यहाँ लिखा रहता है इतने किलोग्राम, 5 किलोग्राम आपका वजन है, समझ गए ना। लो कबाड़ खरीद लिया, कितने का मिला, ठीक है ना। तो अब इसी चीज को हम समझने वाले हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन, शॉर्ट में बताइए, हाउ एन अननोन फोर्स कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कॉइल्ड स्प्रिंग। बताइए एक अननोन फोर्स, तो यहाँ पे जो कोई लटका हुआ है वो कितना फोर्स लगाएगा, mg लगाएगा कि नहीं लगाएगा, mg लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो mg फोर्स लगाएगा। तो इसी स्प्रिंग जो होगी इसी फोर्स को नाप करके देगी कि नहीं देगी, क्लियर हो गया ना। तो स्प्रिंग वेट जो होता है, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, वो इसके वेट को मेजर करके बता देगा यहाँ, क्लियर हुआ। चलो पढ़ो,
Measurement of unknown forces. When a spring is stretched by a constant force, the increase in length of the spring is proportional to the applied force. This fact हाँ भाई, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये रूल है, इसको आपको रखना पड़ेगा। तो भैया स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ कितनी थी? एल थी। फोर्स लगाने के बाद स्प्रिंग की लेंथ कितनी बढ़ गई? डेल्टा एल। तो लिख लीजिए कॉपी में, ये रूल लिखिए, नोट करिए, इंपॉर्टेंट रूल है कि द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, the increase in the length of spring is proportional to the applied force. F is proportional to delta L. Done. in the length of spring. The increase in the length of spring is directly proportional to the applied force. Is directly proportional to the applied force. That is F is proportional to delta L. Delta L क्या है? चेंज। समझ गए? डेल्टा एल क्या है? चेंज। मतलब आप जितना लेंथ बढ़ाते जाओगे या जितना फोर्स बढ़ाते जाओगे, ठीक उसी प्रोपोर्शनैलिटी में आपका लेंथ भी बढ़ता है। जितना फोर्स, मतलब यदि लेंथ 2 गुना हुआ, इसका मतलब आपका फोर्स भी क्या हो गया? 2 गुना हो गया होगा। अगर लेंथ 3 गुना हो गई, इसका मतलब आपने फोर्स भी क्या बनाया? 3 गुना। अब ये कैसे पता चला कि ये ऐसा ही होता है? ये पता चलता है एक्सपेरिमेंट से। इससे पता चलता है एक्सपेरिमेंट से। ये अपना ही मतलब ऐसा ही एक्सपेरिमेंट से भाई, आपने बोला ना ऐसा ही होता है। हाँ, ये जो जैसे आप अच्छा मतलब आप मुझसे कहोगे सर, आप कह रहे हो कि लेंथ के साथ फोर्स उसी रेशो में बढ़ेगा, मतलब कि सर आपने फोर्स लगाया 2 गुना तो लेंथ भी हो गई 2 गुना। हाँ सर, आपने फोर्स लगाया 2 गुना तो लेंथ भी हो गई क्या? 2 गुना। सर हम कैसे मान लें कि लेंथ लगा, फोर्स आपने 2 गुना कर दिया तो लेंथ भी 2 गुना हो गई? लेंथ सर कहीं ज्यादा बढ़ गई एकदम से 10 गुना हो गई हो तो ये चीजें आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलती हैं। तो इनको जस का तस आपको याद रखना पड़ेगा। F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। ये लैब में एक्सपेरिमेंट हुए, वहां से आया है। डन। फिजिक्स लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट में से ही आया है, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, बहुत चीजें हैं फिजिक्स में। हाँ, दिस फैक्ट कैन be used to measure an unknown force as shown in figure. Consider a spring attached to a block resting on a frictionless surface. When the spring is pulled with a force F, the block acquires acceleration A. If the spring is stretched by an amount delta L, then F is directly proportional to delta L. When the spring is pulled with a force F, the block acquires acceleration A. The spring is stretched by an amount delta L, then F is proportional to delta L. ओके, चलिए। हाँ, अब देखिए, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया है और यहाँ पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, आपने फोर्स लगाया। फोर्स जो एक्सेलरेशन देगा, किसको देगा? सीधे इस बॉडी को देगा, क्योंकि मास कनेक्टेड है इससे। मान लीजिए इस फोर्स ने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया? ए। कितना प्रोड्यूस किया एक्सेलरेशन? तो वो सीधा सीधा एक्सेलरेशन किसको मिलेगा थोड़ी देर बाद? इस ब्लॉक को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? If the mass of the block is 1 kilogram and the acceleration produces 1 meter per second square, then applied force will be 1 Newton. ये तो पहले से ही पता है कि अगर 1 किलोग्राम का ब्लॉक है और उसमें हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाते हैं, इसका मतलब हमने कितना फोर्स लगाया होगा? 1 न्यूटन लगाया होगा। Then the applied force will be 1 Newton. Suppose the extension in the spring will be L0. उस समय मान लो स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना है? डेल्टा L0। डेल्टा L0। चलिए, तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। बोलो यस और नो? तो बेटा F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, बाई रेशियो रूल लगता है, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। यस और नो? चलिए, तो फोर्स 1 जो हमने, इसको पलट लो बेटा, पलट लो, यानी F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L। बोलो यस और नो? डेल्टा L1। क्लियर हुआ? हाँ, F1 हमें पता है, हमने कितना फोर्स लगाया? 1, और 1 न्यूटन लगाने जाने पर हमने जो एक्सटेंशन माना था वो कितना पता चला था हमको? डेल्टा L0। ये था ना, ये लिखा हुआ है डेल्टा L0।
मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे कुछ भी वो नहीं हुआ। 1 न्यूटन फोर्स नहीं, एल नॉट थोड़ा सा कुछ होगा, उसको हमने क्या माना है, एल नॉट, जो हमको पता है। और हमें क्या निकालना है, F2, हमें निकालना है F2, हमें क्या निकालना है, और डेल्टा L2 नहीं दिया सर, गिवन है ना, ये डेल्टा एल गिवन है, मान लो डेल्टा एल, तो यहाँ से F निकल आएगा कि निकल आएगा, तो F इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल नॉट इंटू एल, ये कंसेप्ट है स्प्रिंग का। ठीक है ना, इसको नोट करो तो और ज्यादा समझ में आएगा। लिखो यहाँ से, लिखो सिंस F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, so F1 upon F2 equal to delta L1 upon delta L2 डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। देखो हमें पता क्या है बेटा, हमें ये पता है, ये हमें पता है पहला फोर्स, पहले फोर्स का पहला चेंज पता है, फिर दूसरा चेंज पता है, तो दूसरे चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें फोर्स निकालना है। ये क्यों लिया था डेल्टा L बराबर L नॉट? 1 न्यूटन पे जो आपका फोर्स, आपने 1 न्यूटन लगाया था कि नहीं लगाया था? हाँ। ये 1 न्यूटन नहीं, इसके पहले भी लगाया था। इसके पहले एक और सिचुएशन है जिसपे आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, समझ गए? 1 न्यूटन फोर्स लगाने के लिए 1 किलोग्राम का मास लिया, हाँ। और इसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस ब्लॉक को खींचा, तो कितना फोर्स लगा कहलाना इसके ऊपर, 1 न्यूटन, क्योंकि 1 किलोग्राम के मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से खींचोगे तो इस पर फोर्स कितना लगा कहलाए, 1 न्यूटन लगा। तो जब आपने 1 न्यूटन इसको खींचा था तो स्प्रिंग में थोड़ा सा तो चेंज आया होगा, यस सर, तो उसको मान लिया डेल्टा एल नॉट। क्या मान लिया? मतलब वो शुरू के 1 न्यूटन या फिर अभी के पूरा 1 न्यूटन? शुरू का 1 न्यूटन, तो उसमें थोड़ा शुरू का 1 न्यूटन में जो चेंज था, अब वो चेंज आया एल नॉट, तो उससे आपको क्या मिल गया, नीचे वाला ये ऊपर वाला बेस मिल गया, या इसको जब पलट दिया तो ये चीज मिल गई। फिर आपने और खींचा तो स्प्रिंग और फैल गई, तो नई वाली लेंथ कितनी है, डेल्टा L2, तो आपका नया वाला फोर्स भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो F2 अपॉन F1 इक्वल टू इतना हो गया, तो F2 के नीचे 1, तो और डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी इस तरीके से। आंसर न्यूटन में, नोट कर लो। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये और बेहतर जो है आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, ये स्प्रिंग लगी हुई है। अब ये ब्लॉक रखा हुआ है पुरानी सिचुएशन में, ठीक है ना, ये नॉर्मल सिचुएशन है। जब आप इस पे स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हो 5 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन, तो स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आता है वो आता है 5 न्यूटन के फोर्स में चेंज आता है 2 सेंटीमीटर का, कितने का, 2 सेंटीमीटर। सवाल है कि जब आप स्प्रिंग पे 7 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, कितने न्यूटन का, 7 न्यूटन का, ये 5 था, 7 न्यूटन का चेंज लगाओगे तो डेफिनेटली स्प्रिंग और खिंच जाएगी आगे। चलिए ये 7 न्यूटन का है, तो बताइए कि कितना चेंज आया होगा, मतलब आपको ये था स्टार्टिंग, यहाँ से चेंज यही तो था, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका चेंज था, ठीक है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला चेंज, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं डेल्टा x1, बोलो यस, यस सर, और इसको हम मान सकते हैं डेल्टा x2, मान सकते हैं। चलिए क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x, वही डेल्टा L डेल्टा x जो मानना, तो बेटा F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2, ठीक है ना। चलिए F1 कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन, F2 पता नहीं है, 7 न्यूटन पता है, न्यूटन लिख लिया करो, अच्छी आदत होती है, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, x1 कितना पता है, 2 सेंटीमीटर, x1 पता है, x2 पता नहीं है,
x1 पता है 2 सेंटीमीटर, x2 फाइंड करना है बेटा, है डेल्टा x2। चलिए तो इसको ऊपर ले जाइए, तो डेल्टा x2 इज इक्वल टू 14/5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। समझ में आ गया? आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर था तो ये भी क्या निकलेगा, सेंटीमीटर। डन। तो आंसर कितना, 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर या 14/5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो इस तरीके के छोटे न्यूमेरिकल आएगा, व्हाटएवर, ठीक है 2.8 ओके सेंटीमीटर। क्लियर? डन। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे बनता है। चलो नेक्स्ट। मतलब मेन इसमें सर फॉर्मूला ही है बस। हाँ हर थ्योरी फिजिक्स में ही मेन फॉर्मूले ही है। चलिए ये तो कर लिया हम लोगों ने। अब अगले पढ़ते हैं इंपल्सिव फोर्स। बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है इंपल्सिव फोर्स का। ठीक, जानिए भैया क्या होता है इंपल्सिव फोर्स। एक तरीके का फोर्स होता है कि आपने ये कोई दीवार है और दीवार में आप जो है धक्का मार रहे हो दीवार को, बोलो हाँ। यस सर। तो आप क्या है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो दीवार में। क्या लगा रहे हो? कांस्टेंट फोर्स, है ना। एक बड़े टाइम के लिए आप धक्का मार रहे हो, या आप किसी चीज को जो है काफी समय के लिए धकेल रहे हो, तो वहां पे आप क्या अप्लाई करोगे, एक फोर्स काफी समय के लिए अप्लाई करोगे। बट दूसरा इंपैक्ट देखिए कि अगर कभी गाल में चांटा आकर के गलता है, तो चांटा बहुत देर के लिए नहीं गलता, बहुत ही कम समय के लिए गलता है। समझ में आया ना? चांटा लग गया, या कोई बर्तन ऊपर से गिरा और फ्लोर में पटाख से जाकर के गिरा, गिरा तो क्या होता है, फोर्स एकदम से लगता है, यस और नो। और उस समय यदि इस फोर्स का ग्राफ देखो आप स्लो मोशन में, अगर फोर्स का ग्राफ आप टाइम के साथ देखो स्लो मोशन में, ये टाइम एक्सेस है। चलिए देखिए, ये बॉडी गिरी, अभी अभी तो कुछ पे कोई फोर्स नहीं है क्योंकि गिर रही है। एकदम स्लो मोशन कर दो, गिरी, अभी भी जीरो फोर्स, वो तो ठीक है। हम इसके फोर्स, इंपैक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं। ग्रेविटी तो लगेगी बिल्कुल, तभी तो नीचे गिर रही है। हम इसके टकराने वाले, यहाँ पे भी 0 0 0 0 0 0 0 0 बस छुई, एकदम से छुई। तो अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरे में देखा जाए तो यहाँ पर जो है, अब देखिए फोर्स, ये फोर्स एक्सेस है, ये टाइम एक्सेस है। मान लीजिए तो बॉडी टकराई, ठीक है ना। तो देखना स्लो मोशन कैमरे में देखा जाए तो चांटा कह लो या फोर्स कह लो, पहले क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर अपने मैक्सिमम कंडीशन को पहुंचेगा, और फिर उसके बाद फिर से फोर्स जो है एक बार बाउंस करेगा वो। नहीं, बाउंस मत देखो यहाँ पे, ये बाउंस मत देखो। जैसे कि आप अगर थप्पड़ को ही स्लो मोशन में देखो, तो यहाँ पे थप्पड़ ने गाल को छुआ, फिर अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पर तो जाएगा ना, जो तड़ाक लगता है, बोलो हाँ। हाँ सर। उसके बाद तो ऐसा नहीं है कि वो तड़ातड़ लगता ही रहता है। अगर वो तड़ातड़ लगता तो ऐसा जाता, कांस्टेंट फोर्स बना रहता। उसके बाद उसका इंपैक्ट थोड़ा सा क्या कम होना शुरू हो जाता, होता कि नहीं होता? अरे फिर थप्पड़ जब गाल से अलग होगा तो फोर्स धीरे धीरे कम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ, तो ये जो है, ये फोर्स जहां से शुरू हुए थे वहीं से फिर वापस हो जाएंगे। इधर से अपने पास कुछ नहीं था, इधर लगा था बस गालों को छू के, फिर वो हाँ यस उठा, मैक्सिमम पे गया। हाँ, इस पॉइंट पर फोर्स का जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम था, जो आपको फील होता है, हाँ, एफ मैक्स हुआ, समझ गए ना। उधर से फिर उठने और उसके बाद फिर कम हो गया, समझ गए ना। तो फोर्स का ओवरऑल इंपैक्ट कितना होगा, ये पूरा एरिया, यस सर, समझ गए ना। हाँ, फोर्स का ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा, ये पूरा एरिया। भले आपको ये टाइम बहुत ज्यादा दिख रहा है, बट ये टाइम बहुत कम है, समझ गए ना, ये टाइम बहुत कम है। तो ये जो एरिया में जो अमाउंट आया, ये एरिया में जो अमाउंट आएगा, यस सर, यही कहलाएगा इम्पल्स। क्या कहलाएगा? इम्पल्स, ठीक है ना, ये कहलाएगा इम्पल्स, ठीक है ना। तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स और टाइम का एरिया, फोर्स और टाइम का एरिया। तो लिखिए कॉपी में, इम्पल्स इक्वल्स टू एरिया बिटवीन, जैसे सर उसमें डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी और टाइम में वो एक्सेलरेशन एरिया था, नहीं डिस्प्लेसमेंट था। हाँ डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स एरिया बिटवीन फोर्स टाइम का,
फोर्स टाइम का, फोर्स टाइम का, ठीक है ना। तो इसको सिंपल ऐसे ही डिफाइन एक मिनट, इम्पल्स इक्वल्स टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। मतलब इम्पल्स क्या देता है, अगर कोई फोर्स किसी टाइम तक के लिए लगता है तो उस फोर्स की ओवरऑल मेजरमेंट को क्या बोलते हैं अपन, इम्पल्स। अगर कोई फोर्स छोटे से टाइम के लिए लग रहा है और वो फोर्स बदल रहा है तो उस फोर्स की ओवरऑल मेजरमेंट को हम क्या देते हैं, इम्पल्स। एवरेज फोर्स क्यों लिया, क्योंकि फोर्स घट बढ़ रहा है तो हम इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे, तो फोर्स इम्पल्स इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। क्लियर, ये होता है इम्पल्स। इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, इसको सेकंड में, तो यूनिट हुई न्यूटन, न्यूटन सेकंड ओनली, पर सेकंड नहीं, न्यूटन सेकंड। डन, न्यूटन सेकंड। चलिए ओके, सो अब पढ़ते हैं व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स, जैसे आप कील को ठोकते हैं दीवार पे तो बहुत कम समय के लिए इस पे झटका मारते हैं, तो इस टाइप पे जो जो फोर्स है यहाँ पे इस समय जो फोर्स है उस फोर्स का नाम क्या है, इम्पल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स है ये, इम्पल्सिव। पढ़िए, व्हाट आर इम्पल्सिव फोर्स। What are impulsive force? Give example. Impulsive force are a large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called an impulsive force. टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, एक ऐसा बहुत बड़ा फोर्स जो कि बहुत ही कम समय में लगता है, इंस्टेंटली बहुत ही कम समय में लगता है और वो मोमेंटम में फाइनाइट चेंज करवा दी, मोमेंटम में बहुत जोरों का चेंज करवा दी। समझ गए ना। अब कैसे मोमेंटम में चेंज होता है ये देख लो। जब ये बॉडी टकराने के जस्ट पहले थी, टकराने के जस्ट पहले, है ना, जैसे टकराने के जस्ट पहले थी, या आप मान के चलो ये हैमर ले लो, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये कील है, आपने यहाँ पे रखी थी कील। Yes, sir. कील में अगर हम पहले मोमेंटम की बात करें P, तो कील का मास कुछ ना कुछ तो रहा होगा M, मगर कील रुकी थी, आप रख के रोके हुए थे, तो कील का मोमेंटम कितना, मास इनटू वेलोसिटी जीरो, रुकी हुई थी। बट जैसे आपने इस पे हैमर घला, हैमर जैसे ही आपने मारा तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी हो गई होगी और बहुत तेजी से गई अंदर, पलक झपकते ही उसने बहुत ज्यादा ट्रेवल कर लिया, तो P2 इज इक्वल टू, मास तो M ही रहेगा, वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू mv माइनस 0। आंसर कितना, mv। समझ में आया। मतलब इम्पल्स क्या करवाता है, इम्पल्स जो होता है मोमेंटम में चेंज करवाता है। मतलब मोमेंटम होता क्या है सर? मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की डेफिनेशन कल मैंने बताई थी, व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मोशन कंटेन्ड बाय अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर कितनी मोशन है, समझ गए ना, उसको अपन बोलते हैं मोमेंटम। और अगर मेरी भाषा में समझो, मैं फील वाली बात में करूं, तो कोई बॉडी विनाश करने की कितनी ज्यादा दम रखती है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। विनाश करने की कितनी दम रखती है, इसको बोलते हैं क्या, मोमेंटम। चलिए एग्जाम्पल एक बात कर लेते हैं। आपके पास एक गोली है 1 ग्राम की, 1 ग्राम की गोली है, कोई इसको 1 ग्राम की गोली है, कोई इसको 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मारेगा, तो 1 ग्राम की गोली 1000 मीटर पर सेकंड आपको बहुत जोर की लगेगी, लगेगी, तो मोमेंटम कितना हुआ, मास हुआ 1 ग्राम, 10 ग्राम ले लो, 10 ग्राम ले लो, 10 ग्राम ले लिया, तो मोमेंटम इक्वल टू 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलो, 1000 का डिवाइड इनटू वेलोसिटी, 1000 का मल्टीप्लाई 10, आंसर कितना, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आ गया मोमेंटम, आ गया। कितने की गोली थी, 10 ग्राम की, स्पीड कितनी, 1000 मीटर पर सेकंड, भैया बहुत होता है, 1 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाने वाली, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाने वाली गोली अगर आपको लगेगी, आर पार हो जाएगी 10 ग्राम की गोली, बोलो यस और नो, ये हुआ मोमेंटम। अब देखो इसमें भी अपन मर जाएंगे। अब दूसरी बात देखो, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब मैंने क्या किया, मैंने मास बढ़ा दिया, मैंने मास ले लिया बेटा, मैंने मास ले लिया, मैंने मास कितना ले लेना है, मैंने मास ले लिया 1000,
मैंने मास कितना ले लिया 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम 1000 आएगा इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। 1000 किलोग्राम का पत्थर 1 मीटर पर सेकेंड से मैं पटकूंगा किसी के ऊपर, समझ गए ना? तो भी कितना मोमेंटम क्रिएट होगा देखिए। तो भी यहाँ पे मोमेंटम, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ चेंज करो, कुछ चेंज करो, कुछ चेंज करो। 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आई थी पिछली बार, 10 आई थी। चलो तो एक काम करो 10 ले लो, ठीक है ना? ले लिया। तो अगर मैं 10 किलोग्राम के पत्थर को, अब मास ज्यादा है और अभी स्पीड मैंने बहुत कम कर दी, तो भी मोमेंटम कितना होगा 10 किलोग्राम मीटर पर, हुआ कि नहीं? यहां पर देखो डिस्ट्रक्शन किस वजह से हो रहा है, यहां पर डिस्ट्रक्शन विनाश हो रहा है स्पीड की वजह से हो रहा है, क्योंकि 1000 मीटर पर सेकंड। और यहां पर किसकी वजह से हो रहा है? मास की वजह से। मगर अमाउंट ऑफ मोशन सेम है, मोमेंटम सेम है, समझ गए ना? तो मोमेंटम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए पढ़िए, व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स? अ लार्ज फोर्स, a large force acting for a short time to produce a finite change in a momentum is called an impulsive force. For example, force exerted by a bat while hitting a ball. ठीक। Blow off a hammer on a nail. Yes, तो blow off a hammer on a nail, ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो यहीं तक कंप्लीट करते हैं। कल ये एक बड़ी टॉपिक है और इसमें से, इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 100% वो लिखने को आएगा, ठीक है ना? वो कल स्टार्ट हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डन। आगे का टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए इसको नहीं करेंगे।